नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तनुज बंसल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, यानी कि पूरे कंप्लीट चैप्टर को एक ही लेक्चर में पूरे कंसाइज वे में, इसके जैसे हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, फास्ट रिवीजन करते हैं, उसी तरीके से इस पूरे चैप्टर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भाई, करते हैं शुरुआत। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक पूरे लेक्चर के अंदर हम करेंगे खत्म। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं? एक तरीके की लाइट वेव्स हैं भाई। जो लाइट वेव्स हैं, जैसे कि भाई एक विजिबल लाइट जो हमें दिखती है, एक्सरे हो गई, गामा रेज हो गई, तो ये सारी क्या हैं? लाइट वेव्स हैं। तो एक तरीके की लाइट वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दीज आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम कह सकते हैं कि ये लाइट वेव्स हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। एम्पियर मैक्सवेल लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी कैसे हुई, किस तरीके से इसके प्रिंसिपल्स हैं, उसको समझने के लिए हमें एम्पियर मैक्सवेल लॉ को समझना पड़ेगा। एम्पियर मैक्सवेल लॉ, एम्पियर्स लॉ तो पहले से ही था, जो हम मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड। ये तो पहले से ही था, ठीक है ना, जो आपने पढ़ा होगा। बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड, ये तो पहले से प्रेजेंट है, जो कि मैग्नेटिज्म में है। यहां पे मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ के अंदर कुछ चेंजेस किए। वो चेंजेस किस बेस पे किए, ये हम यहां पे बात करने वाले हैं। द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सभी लोगों ने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा होगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है, या मैग्नेटिक फ्लक्स कह लो, मैग्नेटिक फील्ड कह लो, इसके चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? वोल्टेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, या डीवी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। E इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, या डीवी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। डीवी यहां पे क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और ये डी आर जो कि डिस्प्लेसमेंट है। यहां पे इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यही तो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्या है? वोल्टेज ही तो है एक तरीके की। तो इसकी जगह पे अब माइनस साइन को आप इग्नोर कर दो, तो dv इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, ठीक है ना। हमें तो रिलेशन ही बनाना है, तो जरूरी नहीं है कि हम हर बार माइनस लगाएं, यहां पे एक बार लगाया हुआ है हमने। तो dv इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, तो dv की जगह पे स्मॉल e रख सकते हैं हम, एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस है। और E डॉट डी आर, और इसकी जगह पे लिखेंगे E डॉट डी एल, ठीक है ना। E डॉट डी आर, और इसकी जगह पे लिखेंगे E डॉट डी एल। जैसे वहां पे B डॉट डी एल लिखते हैं, ऐसे ही यहां पे हम E डॉट डी एल लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एल, एंड दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम ऐसे लिखेंगे, E डॉट डी एल, जैसे क्लोज्ड इंटीग्रल उसमें बनाते हैं वैसे ही क्लोज्ड इंटीग्रल इसमें भी बनाएंगे, और हम लिखेंगे माइनस डी फाई बी बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एल, और उसका क्लोज्ड लूप में इंटीग्रेशन। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बन के आती है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। स्मॉल ई यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है, स्मॉल ई यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो और ये जो कैपिटल ई आपको दिखाई दे रहा है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोबारा सुन लो जो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। उस ईएमएफ इंड्यूस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिख सकते हैं। उस ईएमएफ इंड्यूस को इस फॉर्मूले से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखा। तो ईएमएफ इंड्यूस से मैंने यहां पे बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, कौन सी फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, ऐसा मैंने बोला। और ये क्या है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है।
ये बताने के लिए मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ को E डॉट dl लिखा है, और मैं ऐसा लिख सकता हूं, और ये क्या है, फेराडेज लॉ। तो इसको बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आ गया, फेराडेज लॉ आ गया, दैट इज द फेराडेज लॉ। अब मैक्सवेल ने ये कहा कि अगर ये ट्रू है तो इसका उल्टा भी ट्रू होना चाहिए। सो द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फील्ड मस्ट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये आगे जाके ये दोनों कंसेप्ट्स आधार बनते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की उत्पत्ति का, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रकट होने का ये आधार बनते हैं दोनों कॉन्सेप्ट्स। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड जब चेंज होती है तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए, ये मैक्सवेल ने कहा। क्योंकि उसने कहा कि भाई उल्टा भी ट्रू होना चाहिए, बिकॉज उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा इसलिए कहा, उसने कहा कि बिकॉज नेचर इज सिमेट्रिक। उसने ऐसा इस वजह से कहा क्योंकि वो कह रहा था कि नेचर क्या है, सिमेट्रिक है। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या पूरा क्लियर हो रहा है? बढ़िया जी। अच्छा जी, उसके बाद अब एम्पियर, ये मैक्सवेल लॉ क्या है ये अब हम समझने की कोशिश करेंगे। इस चीज को अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। ये तो फैराडे एक्सप्लेन कर चुका है, अब मैं ये दूसरे वाली चीज को एक्सप्लेन करूंगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल ने क्या कहा कि एक कैपेसिटर का एग्जांपल ले लो आप। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल ने कहा कि आप एक कैपेसिटर का एग्जांपल ले लो। टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कैपेसिटर। उस कैपेसिटर को एक बैटरी से आप कनेक्ट कर दो। उस कैपेसिटर को आप एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। कर दिया कनेक्ट, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही आपने उस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा, इसमें चार्ज फ्लो होगा, यानी कि करंट जाएगा तारों में। तो तारों में करंट जाएगा, आई करंट सपोज करो तारों में चला गया, जिसकी वजह से कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया। तो मान लेते हैं कि कैपेसिटर के इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस एंड पे नेगेटिव चार्ज आ गया, प्लस क्यू, और यहां पे क्या आ गया, माइनस क्यू। कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, अभी चार्ज होना शुरू हुआ है जैसे ही मैंने बैटरी कनेक्ट की है। एट एनी इंस्टेंट चार्ज की वैल्यू क्यू है। अभी पूरे तरीके से कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ, अभी चार्ज हो रहा है, अभी तो और चार्ज का फ्लो हो रहा है, और चार्ज के फ्लो को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि यहां पे हम एम्पियर्स लॉ लगा के देखते हैं। उन्होंने कहा कि इस तार के ऊपर यहां पे कोई पी पॉइंट मान लो, ठीक है ना, इस तार के ऊपर यहां पे कोई पी पॉइंट मान लो, और इस पी पॉइंट पे एक एम्पीरियल लूप बना दो जो तार के इर्द गिर्द कवर कर रही है उसको। ये तार है, ये वायर है, ठीक है ना, इस वायर को एनक्लोज करती हुई एक एम्पीरियल लूप बना दो, ठीक है ना। जब पी पॉइंट पे मैग्नेटिक नीडल रखी गई तो ये पता चला कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपस इस पी पॉइंट पे रखी गई, पता चला कि उस मैग्नेटिक कंपस में डिफ्लेक्शन आया। इससे यह बात क्लियर हो गई कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आई है। मैग्नेटिक फील्ड के आने का कारण क्या है, करंट। मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से आती है भाई, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई होगी वो किसकी वजह से आई होगी, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसकी वजह से आई होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और करंट एनक्लोज्ड कितना है, I, जो इस लूप के अंदर जो तार जा रही है उसमें करंट कितना है, म्यू नॉट इंटू I। लेकिन मैक्सवेल ने कहा कि ये वाली जो इक्वेशन है ना वो पूरे तरीके से सही नहीं है। मैक्सवेल ने ये कहा कि ये इक्वेशन गलत नहीं है, लेकिन ये जो एम्पियर्स लॉ है ये कंप्लीटली सही नहीं है, कंप्लीटली सही नहीं है, नॉट कंप्लीटली करेक्ट। इसमें कुछ खामी है। खामी क्या है वो अब हम पता करेंगे। देखो हुआ क्या, उसने कहा कि यहां पे ना करंट की कॉन्टिन्यूटी नहीं है। आप देखो यहां पे तार में करंट है, फिर यहां पे कैपेसिटर के अंदर करंट है ही नहीं, करंट एकदम से गायब हो गया क्योंकि तार ही नहीं है। फिर यहां पे करंट एकदम से प्रकट हो गया,
आप देख पा रहे हो वायर में करंट है, यहां पे बीच की खाली स्पेस में करंट नहीं है कैपेसिटर के अंदर, और फिर एकदम से करंट जो है वो प्रकट हो गया है। तो इससे एक बात यहां पे क्लियर हो जाती है, बिल्कुल पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि भैया ऐसे करंट की डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सवेल ने कहा कि यहां पे अंदर भी एक करंट होगा, यहां पे अंदर भी एक करंट होगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और वो जो करंट आएगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आएगा, और उस करंट को उसने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का। उन्होंने अंदर भी कहा कि भाई कैपेसिटर के अंदर भी एक करंट होता है जिसको उन्होंने आई के पैर में डी का नाम दिया, और उसको बोला कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए आपको करंट की आवश्यकता है, ठीक है जी। करंट जैसे ही प्रोड्यूस होगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब मैंने यहां पे कहा कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, उसका कारण समझ में आता है कि वायर में करंट है। लेकिन बेटा ऐसे करंट डिसकंटीन्यूअस नहीं हो सकता, करंट की कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पे करंट है फिर एकदम से गायब हो गया और फिर करंट प्रकट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सवेल ने कहा कि अंदर भी करंट होना चाहिए, तो अंदर वाले करंट को उसने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का। ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो आता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आता है, जो कि मैं यहां पे आप बता रहा हूं कि सो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फील्ड मस्ट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फील्ड का चेंज होना डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस करेगा, और उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फील्ड का चेंज होना डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस करेगा, और उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस होगी। तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या है, इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या है वो देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझो कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, ये कैपेसिटर की प्लेट है, पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आपको पता है क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। कैपेसिटर की प्लेट्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये Q माइनस Q, तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट होती है, जिसको हम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। ये कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो कि हम कैपेसिटर चैप्टर में भी पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है फाई ई बोलता हूं इसको, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया करेंगे तो वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आपने गॉस लॉ में भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है। तो यहां पे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रही है, सर कैसे चेंज हो रही है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरीके से चेंज हो रही है क्योंकि चार्ज चेंज हो रहा है, क्योंकि कैपेसिटर अभी पूरे तरीके से चार्ज थोड़ी हुआ है, तो कैपेसिटर तो अभी चार्ज हो रहा है। तो अगर कैपेसिटर अभी चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब ये चार्ज चेंज कर रहा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रही है। अंदर की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चेंज हो रही है, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से या इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। मेन ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये बात मुझे यहां पे बतानी थी आपको कि यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखी Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, Q चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रही है, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना, और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है जी, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट है कितना? करंट जैसे नॉर्मल करंट होता है
वैसे ही ये डिस्प्लेसमेंट करंट भी है। जैसे नॉर्मल करंट होता है वैसे ही ये डिस्प्लेसमेंट करंट भी है। तो आप देख पा रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे पास वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो Q इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो करंट यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट को हम dq बाई dt, जैसे नॉर्मल करंट को हम dq बाई dt लिख सकते हैं, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट करंट को भी हम dq बाई dt लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है और d फाई e बाई dt, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई dt। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई dt। इस डिस्प्लेसमेंट करंट जो है आया किस वजह से? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। ये इसका फॉर्मूला है भाई, आपको याद रखना है, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाय dt। तो इसके बाद उसने क्या कहा कि भाई जो कैपेसिटर की जो वायर्स हैं जिनके साथ वो कनेक्ट है उसमें जो करंट है ना उसको नाम दे दो कंडक्शन करंट का, और जो कैपेसिटर के अंदर जो करंट है उसको नाम दे दो डिस्प्लेसमेंट करंट का। जो तारों में करंट है, क्योंकि वो कंडक्टिंग वायर्स हैं, ये कौन सी वायर्स हैं? कंडक्टिंग वायर्स हैं, तो तारों में जो करंट है उसको कंडक्शन करंट का नाम दे दो, इसको नाम दे दो कंडक्शन करंट का। और कैपेसिटर के अंदर जो करंट है उसको हमने पहले से ही नाम दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट करंट का। इन शॉर्ट दोनों करंट सेम है, IC हो चाहे ID हो, आप दोनों को ही I बोल सकते हो, दोनों को ही dq बाई dt लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे करंट की कॉन्टिन्यूटी एक्सप्लेन होती है भाई, कि करंट कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा नहीं है कि भाई करंट बीच में से गायब हो गया, ऐसा नहीं है कि करंट बीच में से गायब हो गया, करंट की कॉन्टिन्यूटी मेंटेन हो रही है। यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और भी हम अलग अलग तरीकों से इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई? डिस्प्लेसमेंट करंट को अगर आपको लिखना है dq बाई dt तो आप लिख ही सकते हो, या एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई dt तो लिख ही सकते हो। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। एक इसका एरिया, प्लेट का एरिया, तो एरिया बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट a, और यहां पे क्या आ जाएगा dE बाई dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना, जो आपकी मर्जी है वो आप लिख सकते हो। या फिर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो Q को लिख सकते हो CV, ऐसे लिख सकते हो, और C को बाहर लिख सकते हो और यहां पे लिख सकते हो dV बाई dt। C को बाहर लिख सकते हो और यहां पे लिख सकते हो dV बाई dt। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। सारे फॉर्मूले करंट के हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वही कंडक्शन करंट है, वही करंट है। ठीक है जी, दोनों करंट सेम है, करंट की कॉन्टिन्यूटी है dq बाई dt, एप्सिलॉन नॉट d फाई e बाई dt, और एप्सिलॉन नॉट a dE बाई dt, और c dV बाई dt। ठीक है ना, q को cv लिख दिया, c बाहर आ गया, dV बाई dt। तो इस तरीके से आप जैसे मर्जी लिखना चाहो लिख सकते हो। इसलिए अब जो मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया, ठीक है ना, मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया, उन्होंने कहा कि B डॉट dl आपको म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड सीधा सीधा नहीं लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए म्यू नॉट इंटू कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, दोनों लिखने चाहिए यहां पे। और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई dt है। डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई dt है, एंड दैट इज इक्वल्स टू B डॉट dl, दैट इज इक्वल्स टू B डॉट dl। तो ये यहां पे मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ को करेक्ट किया कि आप IC प्लस ID लिखिए, डायरेक्टली करंट एनक्लोज्ड मत लिखिए, उस करंट एनक्लोज्ड की जगह पे कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों लिखिए। अगर वायर की बात हो रही है तो वायर में कंडक्शन करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है।
तो वायर के केस में डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ कंडक्शन करंट होगा। इनसाइड कैपेसिटर, अगर आप कैपेसिटर के अंदर आ गए तो उस केस में जब आप एम्पियर्स लॉ लगाओगे तो कंडक्शन करंट जीरो कर दो, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, ठीक है जी। इनसाइड कैपेसिटर देखो IC प्लस ID लिखना, यूज एक ही करना है, एट ए टाइम एक ही यूज होगा। यानी कि अगर आप कैपेसिटर में तारों में बात कर रहे हो, वायर्स में बात कर रहे हो, तो कौन सा करंट, यहां पे ID जीरो रखना है, बाहर जो है ID जीरो है, सिर्फ IC है, अंदर ID है, IC जीरो रखना है, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए, दोनों में से एक जरूर होगा। तो ये यहां पे एम्पियर को करेक्ट किया और इसको बोला एम्पियर मैक्सवेल लॉ, दैट इज बेसिकली द एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो जो यहां पे करेक्शन हुई वो मैंने आपको बता दी है, और वो करेक्शन कैसे हुई है वो भी मैंने आपको फटाफट यहां पे बता दिया है, ठीक है जी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, पूरा क्लियर होना चाहिए। अब यहां से आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए जो मैंने आपको अब शुरू में बताई, ठीक है जी। अब पूरा इसको समराइज करते हैं एक बार, जो डिस्प्लेसमेंट करंट की सारी थ्योरी है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं, एक जगह पे लिख भी लेंगे, ठीक है जी। मैंने आपको कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से या फील्ड के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, तो उल्टा भी ट्रू होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए या इंड्यूस होनी चाहिए। तो उसके लिए एक कैपेसिटर का एग्जांपल मैक्सवेल ने लिया। मैक्सवेल ने कहा कि ये P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो इस वायर में करंट है, इस वजह से आ रही है, क्योंकि करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड आती है। लेकिन फिर यह डाउट आया कि भाई अंदर तो करंट है ही नहीं, अंदर करंट नहीं है, तो उस करंट को हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए। यह डिस्प्लेसमेंट करंट आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि चार्ज चेंज हो रहा है। चार्ज, अभी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, अभी बढ़ता चला जा रहा है चार्ज, यानी कि उस पर चार्ज चेंज हो रहा है। चार्ज चेंज हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हुई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हुआ कैपेसिटर के अंदर, और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। यानी कि यह चीज भी हमारी ट्रू हो गई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। फिर उसके बाद हमने कहा कि करंट की कॉन्टिन्यूटी मेंटेन्ड है, बाहर कंडक्शन करंट है और अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट है, जो हमने यहां पे लिख दिया। दोनों ही करंट्स को आप dq/dt लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। यहां पे इस करंट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट d phi e/dt भी लिख सकते हो, ठीक है ना, dq/dt भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब वैल्यू पुट करोगे, एरिया बाहर निकाल के de/dt भी लिख सकते हो, C को बाहर निकाल के dv/dt भी लिख सकते हो। एम्पियर मैक्सवेल ने इसको करेक्ट किया, मतलब मैक्सवेल ने करेक्ट किया, म्यू नॉट इंटू IC प्लस ID, IC प्लस ID ये हमारे पास यहां पे आया। अगर आप तारों के बारे में बात कर रहे हो, वायर्स में बात कर रहे हो, तो कंडक्शन करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अगर कैपेसिटर के अंदर इक्वेशन लगाओगे तो वहां पे कंडक्शन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। यानी कि दोनों में से एक वहां पे प्रेजेंट होगा। क्लियर हुआ? तो ये सारा जो एग्जाम्पल हमने किया, ये सारा एग्जाम्पल इसी चीज को प्रूव करने के लिए किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के या फील्ड के चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये सारा इसलिए हमने तामझाम किया है, ठीक है जी। तो इसको एक बार समराइज कर देते हैं। जो मेन फॉर्मूले हैं सारा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, समराइज कर देते हैं। यहां पे कंडक्शन करंट, यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट, यहां पे फिर कंडक्शन करंट। डिस्प्लेसमेंट और कंडक्शन करंट दोनों बराबर हैं, दोनों को I बोल सकते हो, दोनों को dq/dt बोल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला है वही मैं बस यहां पे लिख रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट d phi e/dt, ठीक है जी। तो इसमें क्या हुआ, चेंजिंग, देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये भी क्लियर हो गया, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स
से प्रोड्यूस होती है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, उससे क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस कर सकती हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, दोनों ही एक दूसरे को प्रोड्यूस कर सकती हैं। ये इस पूरे एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष है। दोनों चेंज हो रही हैं, ये चेंज हो रही है तो ये प्रोड्यूस होगा, ये चेंज हो रही है तो ये प्रोड्यूस होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस कर सकती हैं, दोनों को किसी और की जरूरत नहीं है। बस बात यह है कि यहां पे क्या होनी चाहिए, चेंजिंग होनी चाहिए, ये चेंजिंग होनी चाहिए, कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, चेंजिंग होनी चाहिए, तब ये एक दूसरे को प्रोड्यूस कर सकती हैं। और यही अब जाके आधार बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी का। जी हां, मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल ने क्या किया, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इससे पहले जो चैप्टर्स आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, मैग्नेटिज्म आता है, ईएमआई आता है, एसी आता है, तो ये सारे चैप्टर्स में जो भी कुछ यूज हो रहा है, इन सारी चीजों को इक्वेशंस की फॉर्म में एक तरीके से समराइज कर लिया। ठीक है ना, जो भी दूसरे साइंटिस्ट ने काम किया हुआ था उसको मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस में समराइज किया, जो कि हम यहां पे बांधने वाले हैं या बात करने वाले हैं। और इसको उसने नाम दिया मैक्सवेल इक्वेशंस का। काम दूसरों का था, लेकिन बस उसने उनको क्या किया था, अरेंज किया था, जिसकी वजह से इन इक्वेशंस को मैक्सवेल इक्वेशंस का नाम दिया जाता है। तो मैक्सवेल इक्वेशंस क्या हैं? सबसे पहली इक्वेशन E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो भैया गॉस लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, कूलम्स लॉ भी इसी से वेरीफाई हो जाता है, तो कूलम्स लॉ इसी के अंदर आ गया। आपको याद होगा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कूलम्स लॉ को वेरीफाई करने का तरीका जो है वो गॉस लॉ से निकलता था। उसके बाद B डॉट डी एस जो है वो 0 होता है। ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है, ये मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ है। ये बताता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। क्या मतलब हुआ वो मैं आपको समझाता हूं। इस बात से ये कैसे पता चला, किसी ने कहा कि आप एक क्लोज सरफेस ले लो, आप B डॉट डी एस 0 क्यों कह रहे हो? आप ये कहो कि भाई एक मैग्नेट ले लो, ठीक है ना, एक मैग्नेट ले लो जो इसमें अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। वैसे जो B डॉट डी एस होता है उसको आप म्यू नॉट इंटू पोल स्ट्रेंथ एनक्लोज्ड लिख सकते हो, म्यू नॉट इंटू पोल स्ट्रेंथ एनक्लोज्ड लिख सकते हो। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं मैग्नेट के, उनकी पोल स्ट्रेंथ होती है, तो म्यू नॉट इंटू पोल स्ट्रेंथ एनक्लोज्ड आप इसको लिख सकते हो B डॉट डी एस को। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहां पे अंदर है, अगर नॉर्थ पोल को आप प्लस m लिख रहे हो तो आपको साउथ पोल को माइनस m लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, ऑपोजिट होते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट होते हैं, तो वैसे ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी ऑपोजिट होते हैं। तो अगर एक को आप प्लस m लिख रहे हो तो दूसरे को आपको माइनस m लिखना पड़ेगा। तो म्यू नॉट इंटू m एनक्लोज्ड, तो m माइनस m, यहां पे क्या आ गया 0, ठीक है ना, यहां पे क्या आ गया 0। तो इसलिए B डॉट डी एस जो है हमने यहां पे 0 किया था, ठीक है ना। लेकिन किसी ने फिर अड़ंगा पैदा कर दिया कि यार ऐसा नहीं, अगर मैं आधा मैग्नेट अंदर रख दूं तो आप 0 कर ही नहीं पाओगे। मान लो नॉर्थ पोल मैं बाहर अंदर रख दूं और साउथ पोल बाहर रख दूं, अब साउथ पोल माइनस m है, नॉर्थ पोल प्लस m है, अब जो पोल स्ट्रेंथ इनक्लोज्ड है इसमें वो 0 नहीं होगी। तो आपका ये लो गलत हो गया कि B डॉट डी एस जो है वो 0 है। नहीं भैया, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब भी मैग्नेट के अगर हम कुछ हिस्से भी कर देते हैं तो मैग्नेट के अपने आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट हो जाते हैं। अब मैग्नेट का इतना हिस्सा इसके अंदर है, ठीक है ना, ये हिस्सा इसके अंदर है, आपको क्या लगता है कि क्या इस हिस्से में साउथ पोल नहीं होगा? होगा। अगर हम मैग्नेट को यहां से ब्रेक कर दें, यहां से मैग्नेट को तोड़ दें, तो यहीं पे आपको जो है साउथ पोल दिख जाएगा, साउथ और नॉर्थ अपने आप बन जाएंगे। यानी कि मैग्नेट का कभी भी एक पोल नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास मैग्नेट है,
तो उसका जो है सिर्फ हमारे पास जो है नॉर्थ पोल है या सिर्फ साउथ पोल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ है तो साउथ होगा। अब ये देखो नॉर्थ और साउथ अंदर आ गए, फिर से एम एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जितना मर्जी छोटा हिस्सा रख लो आप मैग्नेट का, उसका नॉर्थ और साउथ तो होगा ही होगा। चाहे जितना मर्जी छोटा हिस्सा इसके अंदर रख लो, चाहे बिल्कुल छोटा सा हिस्सा मैग्नेट का इसके अंदर हो, तो उसमें भी आपको नॉर्थ और साउथ बनते हुए दिखाई देंगे। तो एम एनक्लोज्ड हमेशा जो है वो 0 आएगा। तो ये इस बात को प्रूव करता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। बी डॉट डी एस का 0 होना इस बात को प्रूव करता है भाई। क्या ये बात क्लियर हो रही है? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अगला लॉ फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, माइनस डी फाई बाई डी टी, इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं और इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई डॉट डी एल बोल सकते हैं। अभी अभी बताया। ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हुई है। उसके बाद बी डॉट डी एल, ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ है, इसमें उसने करेक्शन करी, आई सी प्लस आई डी, आई सी प्लस आई डी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, ठीक है ना। इसको एम्पियर मैक्सवेल लॉ, तो आप देख पा रहे हो एक ई डॉट डी एस, बी डॉट डी एस, ई डॉट डी एल, बी डॉट डी एल। याद करने का बहुत आसान तरीका, ई डॉट डी एस, बी डॉट डी एस, ई डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, ठीक है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चारों इक्वेशंस मैक्सवेल की हैं। पांचवी इक्वेशन एक और थी जो कि लॉरेंट्ज फोर्स की इक्वेशन थी। किसी भी चार्ज पार्टिकल पे अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगते हैं, क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, ठीक है ना। क्यू ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्यू वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। इसको नेट फोर्स को हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। ये मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशंस के अंदर नहीं रखा, वो चार इक्वेशंस को उसने अरेंज किया था, ठीक है ना। चार इक्वेशंस को उसने अरेंज किया था, बनाई तो किसी और ने थी, उसका कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ लास्ट वाली इक्वेशन में आया था, ठीक है जी, एम्पियर मैक्सवेल लॉ में। तो प्लस लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन, तो फोर इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल एंड लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन कॉन्स्टिट्यूट द होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी और लास्ट चैप्टर ये ईएम वेव्स, ये सारा मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। और ये पांच इक्वेशंस के अंदर ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाता है। बाकी सारी चीजें इन्हीं से डिराइव हो जाती हैं या इन्हीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है। कुछ लोग कह रहे होंगे कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ भी गॉस लॉ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है, या और भी कोई लॉ आपके दिमाग में आएगा वो इन्हीं लॉज से, इन्हीं इक्वेशंस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड होगा। तो ये चार मैक्सवेल की इक्वेशंस और लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन मिलके पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन यानी कि लाइट वेव्स का प्रोडक्शन होता कैसे है, ध्यान से सुनो। अगर कोई स्टेशनरी चार्ज है, रुका हुआ चार्ज है, तो उसकी वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। अगर वही चार्ज चल रहा है, सपोज करो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा है, चार्ज चल रहा है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करेगा। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट होगी ही होगी, और अगर चार्ज चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगी, क्योंकि चलता हुआ चार्ज, मूविंग चार्ज क्या है, करंट है। मूविंग चार्ज क्या है, करंट है, और करंट की वजह से क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड आती है। लेकिन क्योंकि चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो भी कांस्टेंट ही होती है, वेरिएबल नहीं होती, वो भी वेरिएबल नहीं होती। क्योंकि चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो करंट कांस्टेंट होगा, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी कांस्टेंट होगी, वेरिएबल नहीं होगी। लेकिन अगर यही चार्ज एक्सेलरेट करे, यही चार्ज अगर एक्सेलरेट करे, एन एक्सेलरेटिंग चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करेगा, दोनों वेरिएबल होंगी और दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करेंगी। देखो यार, एक रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, एक चलता हुआ चार्ज दोनों क्रिएट करता है। लेकिन
मैग्नेटिक फील्ड जो उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है वो कांस्टेंट होती है, वेरिएबल नहीं होती। तो हमने कहा कि ठीक है, अब चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चलाते, अब एक्सेलरेट कर देते हैं। जैसे ही मैंने चार्ज को एक्सेलरेट किया उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, करंट चेंज होगा, करंट के चेंज होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी वेरिएबल होगी। तो जो एक्सेलरेटिंग चार्ज है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही क्रिएट करता है, लेकिन दोनों वेरिएबल होती हैं। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। तो यही जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आधार बनता है। बोथ आर वेरिएबल एंड प्रोड्यूस ईच अदर। दोनों ही यहां पे वेरिएबल होती हैं। एक्सेलरेटिंग चार्ज के केस में दोनों प्रोड्यूस होती हैं, दोनों वेरिएबल होती हैं, और जब दोनों वेरिएबल होती हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस हो रही हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। एंड हेंस प्रोड्यूस, इसमें लिखिएगा हेंस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना? हेंस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड एक्सेलरेटिंग चार्ज दोनों प्रोड्यूस करता है, दोनों वेरिएबल होते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं, और इसकी मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ही कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी, नाम से ही क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने आपको यहां पे लिख के दिखाई है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंटेन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, लाइट वेव के अंदर, और दोनों ही ऑसिलेटिंग वेक्टर्स के तरीके से काम करती हैं। ये इनकी इक्वेशन है। यहां पे मैंने आपको दिखाया है इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, ग्रीन से दिखाए हुए हैं, वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। जेड डायरेक्शन थोड़ा सा दिखाना मुश्किल होता है। जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स हैं। जेड डायरेक्शन आप ऐसे मानो, बाहर की तरफ ऊपर वाई, इधर एक्स, बाहर की तरफ जेड। तो मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो उनकी इक्वेशन मैंने बी जेड में लिखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ई वाई में लिखी है। ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। जो लाइट वेव्स हमारे पास आती हैं, जो लाइट आपको यहां पे दिखाई दे रही है, दिस इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, अब इसमें देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में, मैग्नेटिक फील्ड जेड में, और वेव जा रही है एक्स में। लाइट वेव का प्रोपेगेशन यानी कि वेव जा रही है किसमें? एक्स में। तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एक वाई में एक जेड में, और वेव जा रही है एक्स में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वाई में होगी, नहीं, ये तो इक्वेशन लिखी है, ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट दैट बी जेड। उल्टा भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। बस वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यूज हैं, एम्पलीट्यूड्स हैं। ई नॉट बी नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड्स हैं भाई। और दोनों को √2 से डिवाइड कर दो, ई नॉट बाई √2, बी नॉट बाई √2, तो आरएमएस वैल्यूज आ जाती हैं। एसी सर्किट में आरएमएस वैल्यू निकालनी सीखी होगी, तो ई आरएमएस इज इक्वल टू सी इंटू बी आरएमएस। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये रिलेशन है ई नॉट और बी नॉट के बीच। अगर आपको ई नॉट पता है तो बी नॉट आ जाएगा, बी नॉट पता है तो ई नॉट आ जाएगा। क्लियर हो रही है? बढ़िया। अच्छा जी, उसके बाद आगे देखिएगा यहां पे जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर पॉजिटिव एक्स में वेव जा रही है तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखेंगे। अगर नेगेटिव एक्स में वेव जा रही है तो साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, 2πf फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं, तो 2πf 2π/t भी लिख सकते हैं।
k है एंगुलर वेव नंबर, ये 2 पाई बाय लैम्डा होता है। स्पीड ऑफ वेव, वेव के प्रोपेगेशन की स्पीड, जो वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है उसके प्रोपेगेशन की स्पीड क्या है, ओमेगा बाय के भी लिख सकते हो, एफ लैम्डा भी लिख सकते हो, या लैम्डा बाय टाइम पीरियड भी लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है, किसी को अगर नहीं पता है तो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है। तो एफ लैम्डा लिखो या लैम्डा बाय टी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, इन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, इन दीज वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी साइनोसॉइडली, साइन के ग्राफ को या कॉस के ग्राफ को फॉलो करते हैं, उसको साइनोसॉइडली कह देते हैं। E एंड B बिकम मैक्सिमम एट द सेम टाइम, एट द सेम प्लेस, सेम टाइम, सेम प्लेस एट द सेम टाइम, बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर as well as to the propagation of direction of propagation, therefore the phase difference between the two fields is 0। देखो यार, आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है उसी टाइम पे या उसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम है। दोनों के ग्राफ एक जैसे हैं, ठीक है ना। जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू अचीव होगी E नॉट, उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड की भी मैक्सिमम वैल्यू अचीव होगी B नॉट। बस फर्क यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Y में अचीव हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू Z में अचीव हो रही है। सेम टाइम पे सेम जगह पे दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज आएंगी या मिनिमम वैल्यूज भी सेम टाइम पे आएंगी। जब ये जीरो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तब मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगी। इसीलिए कहते हैं कि इनमें फेज डिफरेंस जीरो है। फेज डिफरेंस का मतलब होता है एंगल। ये आपको यहां पे एंगल दिख रहा होगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, दोनों में दोनों का फेज क्या है, सेम। फेज मतलब एंगल, तो दोनों का फेज डिफरेंस जो है वो जीरो है, जिसकी वजह से दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज जो हैं वो सेम टाइम पे मिल रही हैं। फेज इनका क्या है, सेम है भाई, ठीक है जी, ओके जी, ओके। एंड बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर हैं और जिस तरफ वेव जा रही है उसके भी परपेंडिकुलर है। वेव एक्स में, ये वाई में, ये जेड में, ठीक है जी, क्लियर। अगला, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ये लाइट वेव्स जो हैं वो वैक्यूम में भी जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम, विद स्पीड 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम के अंदर ये स्पीड है, विच इज गिवन बाय C इज इक्वल्स टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है जी। तो इसके 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो आपके पास C की वैल्यू आ जाएगी। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो 9 × 10⁻⁹ है, तो इससे आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। और म्यू नॉट की वैल्यू मैग्नेटिक परमेबिलिटी की 4 पाई × 10⁻⁻7 होती है। इन दोनों वैल्यूज को पुट करोगे तो आपके पास लाइट की स्पीड इस फॉर्मूले से आ जाएगी। किसी और मीडियम में चले गए, वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में चले गए, तो वहां पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की जगह पे म्यू और एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है ना। किसी और मीडियम में स्पीड चेंज हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू 1/√μ × एप्सिलॉन हो जाएगा। म्यू नॉट या एप्सिलॉन नॉट की जगह, क्योंकि ये तो वैक्यूम के लिए है, किसी और मीडियम में आएंगे तो म्यू और एप्सिलॉन यहां पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूसेस ऑप्टिकल इफेक्ट, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज लाइट या ऑप्टिकल वेक्टर। जो हमें लाइट दिखती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दिखती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑप्टिकल वेक्टर भी कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें लाइट दिखाई नहीं देती, हमें लाइट की जो सेंसेशन मिलती है, हमें जो लाइट दिखाई देती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दिखाई देती है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय E क्रॉस P। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी जिस तरफ वेव जा रही है। मैं आपको करके दिखा देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, Y में, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, Z में। तो क्रॉस प्रोडक्ट करो, E क्रॉस B करो, E ऊपर B बाहर, E क्रॉस B, तो वेव देखो आपको इस तरफ जाती हुई दिख रही है, तो E क्रॉस B जो है वही आपकी स्पीड की डायरेक्शन है, यानी कि वेव जिस तरफ जा रही है वो E क्रॉस B से आपको पता चल जाएगा। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी होगी तो आपको वेव की स्पीड की डायरेक्शन पता चल जाएगी।
आगे एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब लाइट के पास एनर्जी भी है, एनर्जी यानी कि एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सबसे पहले तो एनर्जी डेंसिटी छोटे यू से लिखा जाता है, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है जी। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी की बात करूं तो वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है, और अगर मैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की बात करूं तो वो हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट होती है। अगर मैं नॉर्मली टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात करूं जो कि इन दोनों का रेशो होगा, सॉरी सम होगा, तो उसमें हम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट लिख सकते हैं। जनरली क्या होता है कि ये दोनों चीजें बराबर होती हैं, जनरली क्या होता है कि ये दोनों चीजें बराबर होती हैं, यानी कि जो लाइट की एनर्जी है, कहने का मतलब यह है कि लाइट की एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड, लाइट एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स में इक्वली डिवाइड होती है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं, यानी कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और हाफ ऑफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ये दोनों एक ही चीज है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है जी, क्लियर है, बढ़िया। सिमिलरली अगर मैं इनकी एवरेज वैल्यूज लिखता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू लिखूंगा तो वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर आएगा। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू किसी भी टाइम टी पे किसी भी जगह पे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसमें ई आएगा बेटा, ठीक है ना, ये वाला ई जो इक्वेशन में आपको दिख रहा है, ये वाला ई, ये ई नॉट है। ई और ई नॉट में फर्क है, ई क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है जी। इस बात का आप ख्याल रखिएगा यहां पे। तो यहां पे आप देखिएगा कि भाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर आ जाएगा, ई नॉट स्क्वायर आ जाएगा ई स्क्वायर की जगह, और 1/4 आ जाएगा। और अगर मैग्नेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू आप देखोगे तो वो 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट हो जाएगा। और अगर मैं टोटल का एवरेज देखूंगा, टोटल एनर्जी डेंसिटी का एवरेज, ठीक है ना, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का एवरेज और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का एवरेज देखेंगे, तो उसमें आप दोनों का सम कर सकते हो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, दोनों आपस में बराबर ही हैं। तो 1/4 जब ऐड होता है तो 1/2 हो जाता है। तो इन दोनों को या तो इसकी जगह ये लिख लो या इसकी जगह ये लिख लो, 1/4 ऐड होके क्या हो जाएगा, 1/2। तो इसको 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर लिख सकते हो, या 1/2 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट लिख सकते हो, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी को, ठीक है जी। एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली, मैग्नेटिज्म वाली, दोनों को ऐड कर दो, 1/4 1/2, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की फॉर्म में लिख दो या फिर मैग्नेटिक की फॉर्म में लिख दो। क्लियर, बढ़िया जी। तो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है भाई जो आपके सामने है। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी वर्ड का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट टाइम को कहते हैं पावर, तो ये हो गया पावर बाय एरिया, इसीलिए इसके यूनिट होते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी के यूनिट होते हैं। इंटेंसिटी की वैल्यू एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में U इंटू सी होती है, C स्पीड ऑफ लाइट है। अगर एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात होगी तो इंटेंसिटी भी एवरेज लिखनी पड़ेगी, और I एवरेज जो होगा वो U एवरेज इंटू सी होगा। तो U एवरेज मैंने आपको यहां पे निकालना सिखा दिया है, ठीक है जी। तो जब भी आपको जरूरत पड़े, एनर्जी डेंसिटी अगर एवरेज वैल्यू पता है तो आपको इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद
इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स, कोई भी एक पॉइंट सोर्स है, मान लीजिए इसकी पावर P है, इसकी वजह से इसकी जो पावर है या इसकी जो रोशनी है, मान लो एक लाइट बल्ब है, यहां पे एक बल्ब है जिसकी पावर P है, तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो चारों डायरेक्शन में फैलेगी, ठीक है ना। इसकी जो पावर है या इसकी जो रोशनी है वो चारों डायरेक्शन में फैलेगी, एक स्फीयर में फैलेगी। कैसे फैलेगी? एक बल्ब की रोशनी चारों तरफ पूरे स्फीयर में फैल जाएगी, तो पूरे स्फीयर में इसको फैला देते हैं। और अगर मुझे r डिस्टेंस पे इसकी इंटेंसिटी पता करनी है, r डिस्टेंस पे इसकी इंटेंसिटी पता करनी है, तो वो होगी पावर बाय एरिया, और एरिया स्फीयर का कितना होता है? 4 पाई r²। तो किसी भी पॉइंट सोर्स की वजह से जो, देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला पावर बाय एरिया या फिर ये, दोनों ही चीजें करेक्ट हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे अगर पॉइंट सोर्स की पावर दे रखी है, मान लो आपको बल्ब की पावर दे रखी है कि ये 100 वाट का बल्ब है, तो पावर पुट करो 100 वाट बाय एरिया, जितने एरिया में वो फैल रहा है। कितने एरिया में फैल रही है बल्ब की रोशनी? 4 पाई r² में। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर बाय 4 पाई r² लिख सकते हो, ठीक है जी, क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी कि ये जो लाइट वेव्स हैं ये किस किस टाइप की होती हैं जो हमें दिख रही हैं? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, सबकी मैंने फ्रीक्वेंसी रेंज लिखी है। थोड़ा बहुत बुक से बुक जब हम बनाएंगे तो वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है कि भाई किसी बुक में रेंज थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, लेकिन जनरली यही वैल्यूज होती हैं, ठीक है जी। तो रेडियो वेव्स, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ कम होती चली जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होगी और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की होगी, और वेवलेंथ में उल्टा होगा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की होगी और सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज की होगी। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। वेव की अगर एनर्जी निकालनी हो तो एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी। हमने फ्रीक्वेंसी को F से लिखा है तो मैं E इज इक्वल टू एच एफ भी बोल सकता हूं। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उस वेव की एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जिस वेव की एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा डेंजरस होगी। इसीलिए आप देखो कि भाई अगर आप एक्सरे करवाने जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि एक्सरे मशीन के आगे घंटों खड़े रहो, बहुत नुकसानदायक है भाई। एक्सरे जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है, तो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो भैया फिर वो रेज ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा, और सबसे खतरनाक कौन सी हैं? गामा रेज हैं, ठीक है जी। और C इज इक्वल्स टू एफ लेमडा वाला भी फॉर्मूला होता है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो उससे आप लेमडा निकाल सकते हो, तो लेमडा इज इक्वल्स टू C बाय एफ, इससे आप लेमडा निकाल सकते हो अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी रेंज पता है तो आप लेमडा की रेंज भी पता कर सकते हो। तो C इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, स्पीड जो होती है लाइट की वो फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा के बराबर होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी, क्लियर है, बढ़िया। अब इनकी प्रॉपर्टीज हैं भैया अलग अलग। सबसे पहले रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स चार्ज के ऑसिलेशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर जब चार्ज ऑसिलेट करता है, जैसे कि एसी सर्किट्स में होता है, तो उसकी वजह से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना। जो चार्ज के ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी होती है वही इन रेडियो वेव्स की भी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है जी, ये बात का ख्याल रखिएगा। चार्ज के ऑसिलेट होने की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, जब चार्ज ऑसिलेट करता है तब प्रोड्यूस होती हैं। जैसा कि एसी सर्किट्स में होता है, वहां पे चार्ज ऑसिलेट करता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, क्योंकि एसी करंट में, एसी सर्किट में करंट की डायरेक्शन लगातार चेंज होती है। तो उस चार्ज के ऑसिलेशन की वजह से रेडियो वेव्स क्रिएट होती हैं। ये रेडियो और टीवी कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। जो रेडियो के सिग्नल्स आते हैं, एफएम रेडियो होता है, टीवी चलता है, वो इन वेव्स की वजह से चलता है। सबसे कम खतरनाक होती हैं क्योंकि सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है इनकी। उसके बाद माइक्रोवेव्स आ जाती हैं। ये स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं, एक तरीके से क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन नाम के वॉल्व्स होते हैं जिनकी वजह से ये प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना। स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं, क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन नाम के वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से ये प्रोड्यूस होती हैं, या गन डायोड्स होते हैं। बस इनके नाम याद रखने हैं, और कोई चीज हमारे सिलेबस में नहीं है। कैसे प्रोड्यूस होती हैं वो बस पता होना चाहिए, ठीक है जी।
यूज्ड टू डिटेक्ट स्पीड ऑफ टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल एंड ऑटोमोबाइल। किसी भी व्हीकल की स्पीड पता करनी हो कि वो कितने पे आ रहा है, उसका चालान काटना है कि नहीं काटना है, वो माइक्रोवेव से पता चलता है। क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, इसकी भी स्पीड, जो क्रिकेट मैच चल रहा होता है उसकी स्पीड होती है ना बॉल की, कि बॉलर ने इतनी स्पीड पे बॉल फेंकी है, तो वो भी इसी से पता चलता है। इट इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी ये यूज की जाती है। ठीक है जी। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जो होती हैं ये प्रोड्यूस की जाती हैं हॉट बॉडीज की मदद से। जब भी कोई बॉडी हॉट हो जाती है तो उसके अंदर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं, और उस वाइब्रेशन की वजह से ये इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं, जिनको हीट वेव्स भी कहा जाता है। तो इंफ्रारेड का रिलेशन जो है वो हीट से है। इंफ्रारेड का रिलेशन किससे है? हीट से है भाई, इनको हीट वेव कहा जाता है। इट इज नॉट डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई बट स्नेक कैन डिटेक्ट इट। स्नेक इन रेडिएशंस को देख सकता है, हम नहीं देख सकते। हम भी एमिट करते हैं, हम भी इन रेडिएशंस को एमिट करते हैं भाई, वी ऑल्सो एमिट इट, हम भी इसको एमिट करते हैं। तो स्नेक जब इनको देखेगा, है ना, स्नेक को ये दिखती हैं तो हमारे में से रोशनी निकलती हुई दिखाई देगी। सांपों को हमारे अंदर से रोशनी निकलती हुई दिखाई देगी भाई, हमें नहीं दिखती लेकिन हमारे अंदर से रोशनी निकल रही है। यूज्ड टू सी थ्रू फॉग एंड स्मोक, फॉग हो, स्मोक हो, धुआं हो तो उसके थ्रू भी ये लाइट देख सकती है। मस्कुलर पेन, दर्द हो रहा हो मांसपेशियों में, तो जब हीट की जाती हैं तो फिर बड़ा मजा आता है। ठीक है ना। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एवरेज टेम्परेचर थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की मदद से ये धरती का एवरेज टेम्परेचर यानी कि धरती को गर्म रखने के काम आती हैं, क्योंकि इन जो रेडिएशंस हैं या इन वेव्स का सीधा रिलेशन किससे है? हीट से है। तो हीट वेव्स ही इनका नाम है और हीट से ही सारा इनका रिलेशन देखने को मिलता है। अगली जो वेव्स हैं वो हैं विजिबल रेडिएशंस। विजिबल रेडिएशंस जो होती हैं वो एक नैरो रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, इसकी रेंज बड़ी कम होती है। रेंज कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो विजिबल रेडिएशन 4 × 10 की पावर 14 से 7 × 10 की पावर 14, सिर्फ इतनी सी रेंज है, इसलिए इसे नैरो रेंज है। जो हम रेडिएशंस को देख पाते हैं, कलर्स जो हम देख पाते हैं, वो सारे इसके अंदर आते हैं। यानी कि जो हम बात करते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वो सारे इसके अंदर आते हैं। रेड की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है, और नीट के अंदर 2019 में ये सवाल भी आया था जिसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि किस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो सिंपल आंसर है कि भाई रेड है। इतना आसान सवाल। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप टू लोअर लेवल। जब किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करते हैं, तब इन रेडिएशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं या इन रेडिएशंस की उत्पत्ति होती है। उसके बाद विजिबल रेडिएशंस के बाद अगली जो रेडिएशंस आती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ये सन के द्वारा या स्पेशल लैंप्स आते हैं या बहुत ही गर्म बॉडीज के द्वारा प्रोड्यूस की जा सकती है। नॉर्मली गर्म बॉडीज के द्वारा इंफ्रारेड रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं जो हमारे में से भी निकलती हैं, लेकिन बहुत ही गर्म बॉडीज होंगी तो उनके थ्रू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलती हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप टू लोअर लेवल। ये भी विजिबल रेडिएशन की तरह ही है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल पे जंप करते हैं तब प्रोड्यूस होती हैं। मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो सन से आती हैं उनसे बचाने के लिए ओजोन लेयर होती है जो हमें बचा रही है, लेकिन हम पोल्यूशन कर करके उसको बर्बाद कर रहे हैं और हम अपने ही लिए गड्ढा खोद रहे हैं। द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इन लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग। हमारी स्किन पे इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इट कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन, टैनिंग ऑफ द स्किन। ये एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर जिसका नाम है मेलेनिन, जिसकी वजह से हमारी स्किन में टैनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हम काले दिखने लगते हैं। इट इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफायर्स। वाटर प्यूरिफायर्स, कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी, तो कैंट के अंदर भी जर्म्स को किल करने के लिए इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का प्रयोग किया जाता है। उस कैंट के ऐड में हेमा मालिनी भी आती हैं, तो हेमा मालिनी भी यही बताती हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की मदद से हम जर्म्स को किल कर सकते हैं और वाटर प्यूरिफायर्स में इसका यूज होता है। सेकेंड लास्ट, एक्सरे।
इट इज प्रोड्यूस्ड इन अ ट्यूब कॉल्ड मॉडर्न एक्सरे ट्यूब एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। एक एक्सरे की ट्यूब आती है अलग से, ठीक है ना, पूरा सेटअप होता है जिसमें एक्सरेज प्रोड्यूस की जाती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस वही जो इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल हायर लेवल से लोअर लेवल पे जंप करते हैं, उसी को ट्रांजिशन कहते हैं और उसकी मदद से भी प्रोड्यूस हो सकती है। एक्सरे आर यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। किसी की हड्डी टूट जाए, भगवान ना करे, है ना, किसी का हार्ट टूट जाए तो फ्रैक्चर देखने के एक्सरे काम आती हैं। तो इन इंजीनियरिंग इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग फॉल्ट्स, क्रैक्स, फ्लॉज एंड होल्स। किसी भी, जैसे हमारी हड्डी टूट जाती है तो वो एक्सरे से पता चल जाता है, क्योंकि जहां से हमारी हड्डियों से एक्सरेज रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों की इमेज बन जाती है। उसी तरीके से इंजीनियरिंग में किसी भी चीज में अगर क्रैक है, होल है, फ्लॉ है, तो वो भी इन एक्सरेज से पता चल जाता है। लास्ट वन इज द गामा रेज। गामा रेज सबसे खतरनाक रेज, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। इट इज हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन विच इज प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन से इसका संबंध है, बहुत हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं। दे आर एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, उनसे ये प्रोड्यूस होती है। यूज्ड फॉर कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी, जिनको कैंसर होता है तो उनकी मदद के लिए इन रेडिएशंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऑब्वियसली ये रेडिएशंस जो हैं ये हमारी बॉडी के बुरे सेल्स को तो मारती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अच्छे सेल्स को भी खत्म कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को जो है वो नुकसान भी होता है भाई। तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटमेंट करवाना बेहद आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रोड्यूस होती हैं तो इन रेडिएशंस की मदद से किसी भी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और ये पूरा हमारा चैप्टर हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो हमने यहां पे डिस्कस किया। सारी प्रॉपर्टीज मैंने यहां पे लिख दी हैं, ठीक है ना, तो जिसको आप देख सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो और एक प्रॉपर वे में अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। इस लेक्चर को देखने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, एक जगह पे इनको लिखिए, सभी के यूजेस लिखिए, कैसे प्रोड्यूस होती हैं वो लिखिए, कौन सी रेडिएशन वॉल्व से प्रोड्यूस होती है, कौन सी इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से, कौन सी एक्सरे ट्यूब से, कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन से, कौन सी ऑसिलेशन से, सब पता होना चाहिए। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी याद करनी है, ठीक है ना। हालांकि वो स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है, बुक टू बुक चेंज होती रहती हैं, लेकिन जो भी हम याद रख सकते हैं उतना हमें याद रखना है, और सारी चीजें आपको इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। और हमने शुरुआत करी थी डिस्प्लेसमेंट करंट से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे आके हमने इसको खत्म किया है। पूरा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मैं तनुज बंसल आपसे इजाजत लेता हूं, अगली सीरीज में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।